respected our principal sir, and my dear teachers. I am Manu Kumar and I am here to deliver a presentation on value education in our CBSE house training. First of all, I want to thank my school RBT and my respected principal sir to give me such an opportunity to deliver my thought on front of you. Teachers is a crucial and integral part of society. ये इन हाउस ट्रेनिंग जो आज हम करने जा रहे हैं, ये इन हाउस ट्रेनिंग हमारे टीचिंग स्किल को एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग बनाने में हेल्प कर रहा है और सीबीएसई ये टीचिंग स्टाइल को और स्किल को बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है रखता है और ये ट्रेनिंग प्रोग्राम का यही मोटो है कि कैसे एक टीचर अपने टीचिंग स्किल को एक्टिविटी बेस्ड स्किल बना सके। सो टीचिंग प्रोग्राम जो है और ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है, इसकी मदद से हम अपने टीचिंग को इंटरेस्टिंग भी बना सकते हैं ताकि वो स्टूडेंट के अंदर स्टूडेंट को उसके आत्मविश्वास, उसके विचारों को, अपने विचारों को आसानी से एक दूसरे के सामने व्यक्त कर सके इसमें और उसकी सकारात्मक सोच सामने आ सके। इसके लिए हम कैसे अपने स्टूडेंट को पढ़ाएंगे, कैसे हम स्टूडेंट को टीच करेंगे, ये इस ट्रेनिंग में हमको सिखाया जाता है। और हमारे इन हाउस ट्रेनिंग का मोटो यही है कि हम कैसे स्टूडेंट को डेवलप कर सकते हैं, कैसे स्टूडेंट जो है वो एक रचनात्मक विकास की ओर बढ़ सकता है। तो आज का मेरा टॉपिक है वैल्यू एजुकेशन, जो बेस है कि हम कैसे कुछ एजुकेशंस के वैल्यू हैं, उन वैल्यू पे कैसे हम गौर करेंगे, कैसे हम ध्यान देंगे ताकि एक स्टूडेंट जो है वो सोसाइटी के हर एक एस्पेक्ट के साथ हर एक क्षेत्र में अग्रसर हो सके, आगे बढ़ सके। हमारा आज का टॉपिक वैल्यू एजुकेशन में इन्हीं सभी बातों पे डिस्कस किया जाएगा। तो सबसे पहले आपको आज के कंटेंट्स के बारे में बता दूं कि आज के कंटेंट्स हमारे क्या रहेंगे इस ट्रेनिंग में, जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं वो कंटेंट्स क्या रहेंगे। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन करेंगे, वैल्यू एजुकेशन देखेंगे कि वैल्यू एजुकेशन क्या होता है और कैसे इसको हम स्टूडेंट के सामने प्रकट कर सकते हैं, स्टूडेंट को कैसे वैल्यू एजुकेशन का महत्व बता सकते हैं, इंट्रोडक्शन। फिर वैल्यू देखेंगे और उसके टाइप्स देखेंगे कि कौन कौन से वैल्यू है एजुकेशन में और वो उनके टाइप्स क्या हैं। उसके बाद एजुकेशन और उसके टाइप्स हैं। फिर कंसेप्ट ऑफ वैल्यू एजुकेशन, वैल्यू एजुकेशन का कंसेप्ट देखेंगे और नीड टू वैल्यू एजुकेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये नीड टू वैल्यू एजुकेशन यानी वैल्यू एजुकेशन की जरूरत क्यों है आज के मॉडर्न सिविलाइजेशन में, एंड मेथड ऑफ इंप्रेटिंग वैल्यू एजुकेशन, और वैल्यू एजुकेशन को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, हम कैसे वैल्यू एजुकेशन को क्लास में कर सकते हैं, उसके क्या मेथड है। आज हमारे कंटेंट में यही टॉपिक्स हैं। तो देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं। सर नेक्स्ट स्लाइड, इंट्रोडक्शन वैल्यू एजुकेशन का। तो वैल्यू एजुकेशन जैसे दो शब्दों से बना है, वैल्यू एंड एजुकेशन। वैल्यू का मतलब होता है समथिंग विच इज इम्पोर्टेंट, कुछ ऐसा जो इम्पोर्टेंट है। तो एजुकेशन हम जानते हैं कि एजुकेशन आज के जमाने में और आज के लिए एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, बट वो एजुकेशन वैल्यूएबल होना चाहिए, वैल्यूएबल होना चाहिए और हर एक एक्सपेक्ट से वैल्यूएबल होना चाहिए। यानी वैल्यू एजुकेशन का मतलब ये हो गया कि दैनिक जीवन में कौशल व्यक्तित्व के सभी दौरों को समझना, इसके माध्यम से छात्र अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझता है। वैल्यू एजुकेशन की मदद से छात्र गुड और बैड का चयन कर सकता है, सिलेक्ट कर सकता है। उसको पता होगा, वैल्यू एजुकेशन की मदद से छात्र को ये बात पता चलेगा कि हमारे सोसाइटी में कौन सी चीजें गुड है, कौन सी चीजें बैड है, उसको समझने में उसको सहायता मिलेगी। वैल्यू एजुकेशन जो है वो छात्रों को उनके कल्चर के बारे में जागरूक कराएगा। वैल्यू एजुकेशन छात्रों में एक इंपॉर्टेंट थॉट पैदा करता है जिसके मदद से छात्र जो है चरम विकास की ओर
अग्रसर हो सकता है। तो वैल्यू एजुकेशन छात्रों के अंदर उसके व्यक्तित्व को निखारता है। वैल्यू एजुकेशन हमारे लोकतांत्रिक ड्यूटी जो भी हमारे कुशल पूर्वक संभालते हुए इस दौर में जो प्रेजेंट में इस दौर में हम कैसे सफल बन सकते हैं और कैसे हम इस दौर में इस एनवायरनमेंट में एडजस्ट कर सकते हैं, वैल्यू एजुकेशन जो है स्टूडेंट को ये बात बताएगी। एजुकेशन वैल्यू स्टूडेंट में मानवता, उनके अंदर ह्यूमैनिटी, उनके अंदर देश प्रेम, दूसरे के लिए कल्याण इत्यादि अच्छी भावनाओं का भी संचार करता है। वैल्यू एजुकेशन दृष्टिकोण की ओर प्रेरित करता है जो हमारे जीवन में मन मस्तिष्क को स्वच्छता प्रदान करते हैं। आज हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे हैं स्टूडेंट हैं जो जिनमें डिसिप्लिन की बहुत कमी होती है, कल्चर की बहुत कमी होती है। तो ये वैल्यू एजुकेशन जो है ना वो हर एक एस्पेक्ट में स्टूडेंट को अग्रसर करेगा, वो चाहे सोशल वैल्यू हो या फिर कल्चरल वैल्यू हो या फिर ग्लोबल वैल्यू हो। एक कहानी है, छोटी सी कहानी है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कछुए और खरगोश की कहानी है, बट ये वो वाली कहानी नहीं है, दौड़ वाली कहानी नहीं है। कछुआ और खरगोश बहुत अच्छे दोस्त थे। एक दिन कछुआ और खरगोश बैठे हुए थे तो खरगोश उछल रहा था, तो कछुए को देख के थोड़ा सा बुरा लगा कि ये उछल सकता है, मैं एक खोल के अंदर हूँ और बंधा हुआ हूँ, मैं उछल नहीं पा रहा हूँ। तो कछुए को थोड़ा सा बुरा लग रहा था इस बात को देख के कि खरगोश आसानी से उछल सकता है, यानी खरगोश स्वतंत्र है और मुझे भगवान ने एक खोल के अंदर बांध के रख दिया। तो कछुए ने इच्छा जाहिर की कि काश मैं भी इस खोल से बाहर होता। तो भगवान ने उसकी सुन ली और उसको उस खोल से बाहर निकाल दिया। जैसे ही कछुआ खोल से बाहर आया अपने, कछुआ तो बहुत खुश हुआ कि मैं आजाद हो गया, लेकिन कुछ देर बाद कछुआ मर गया। इसका मतलब ये है कि ये कोई जरूरी नहीं कि कोई चीज अगर हमारे साथ कठोर व्यवहार कर रहा है, यानी कोई चीज हमको बांध के रखे हुए है, तो वो हमारे लिए बर्डन है, वो हमको बांध के रखे हुए है, उसकी वजह से हमको फ्रीडम नहीं है। हो सकता है वही हमारा स्ट्रेंथ है। तो ऐसे इसको ऐसे एस्पेक्ट में भी समझ सकते हैं कि हमको अपने माँ बाप बुरे लगते हैं, दूसरे के माँ बाप अच्छे लगते हैं, क्योंकि हमारे माँ बाप हमारे प्रति कठोर हो और दूसरे के माँ बाप हमारे प्रति कठोर नहीं होते, तो हमको दूसरे के पेरेंट्स जो होते हैं अच्छे लगते हैं, खुद के पेरेंट्स अच्छे नहीं लगते। तो ये कोई जरूरी नहीं कि जो आपके प्रति कठोर है वो आपका दुश्मन हो, जो आपके प्रति कठोर है वो आपका शुभ चिंतक भी हो सकता है। ये चीज पहचानना बहुत जरूरी है कि जो व्यक्ति हमारे प्रति कठोर है वो मेरा शुभ चिंतक है कि मेरा दुश्मन है। अगर ये पहचान हो जाएगी तो हम समाज में अच्छी जगह और अच्छी उन्नति कर सकते हैं। तो वैल्यू एजुकेशन स्टूडेंट के अंदर इन सभी भावनाओं को उजागर करेगा ताकि स्टूडेंट जो है वो इस सोसाइटी में और इस दौर में, बदलते दौर में वो कैसे स्टेबल हो सकता है, जो कि वैल्यू एजुकेशन हमारा उसको हेल्प करेगा। अब आते हैं वैल्यू एजुकेशन के टाइप पे। तो वैल्यू एजुकेशन डिपेंड अपॉन द इम्पोर्टेंट पैरामीटर। ये वैल्यू एजुकेशन के कुछ इम्पोर्टेंट पैरामीटर हैं जो वैल्यू एजुकेशन जैसे सोशल वैल्यू, कल्चरल वैल्यू, इंडिविजुअल वैल्यू, ग्लोबल वैल्यू एंड स्पिरिचुअल वैल्यू। तो हम एक एक करके इन सभी वैल्यूज को डिस्कस करेंगे, सोशल वैल्यू, कल्चरल वैल्यू, इंडिविजुअल वैल्यू एंड ग्लोबल वैल्यू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा वैल्यू का जो टाइप है वो है सोशल वैल्यू। वैसे हम कहा जाता है कि मानव जो होता है एक सोशल एनिमल होता है। सोसाइटी हमारे लिए बहुत जरूरी है, हम एक सोशल एनिमल है, हम सोसाइटी में रहना पसंद करते हैं। ऐसे बहुत सारे जानवर हैं जो सोशल होते हैं, कोई भी हर एक जानवर झुंड में रहना चाहते हैं, तो झुंड का मतलब हो गया सोशल। और हमारी सोसाइटी के अंदर कुछ कानून, कुछ लॉ होते हैं और कुछ बातें होती है जिनको सीखना जरूरी होता है। सोसाइटी होती क्या है? तो सोसाइटी एक उच्चतम विचार पे चलने वाली एक झुंड बोल सकते हैं या फिर संस्था बोल सकते हैं या फिर एक ग्रुप बोल सकते हैं जिनके अंदर एक कुछ विचार होते हैं और हम सोसाइटी के अंदर उन्हीं विचार को, बिहेवियर्स को रखते हैं। तो सोशल वैल्यू के हेल्प से हम किसी ऑब्जेक्ट को या फिर किसी बिहेवियर, गोल या मीडियम या कैरेक्टरिस्टिक को अच्छा या बुरा या फिर उचित या अनुचित या फिर वो यूजफुल है कि नहीं
ये ठहराते हैं सोशल वैल्यू की मदद से। यानी सोशल वैल्यू हमें किसी चीज को अच्छा बुरा, कौन अच्छा है कौन बुरा है ये बताएगा, या फिर किसी का बिहेवियर सोशल वैल्यू के अंदर आएगा कि किसी का बिहेवियर कैसा है। सोशल वैल्यू को हम हाई लेवल मेजरमेंट का जरिया भी मान सकते हैं। सोशल वैल्यू जो होगा वो हाई लेवल एक मेजरमेंट होता है जो हमें सोशल वैल्यू को समझने में मदद करता है। सोशल वैल्यू हमारे सोसाइटी के डेवलपमेंट में, हमारे सोसाइटी में शांति, प्रेम और सद्भावना को बनाए रखने में मदद करता है। सोशल वैल्यू, अगर कोई किसी स्टूडेंट को अगर सोशल वैल्यूज ना पता हो तो वो सोसाइटी में नहीं रह सकता। वो सोसाइटी, जैसे एक होता है कि सोसाइटी के अंदर अच्छे लोग रहते हैं, एक चोर को सोसाइटी के अंदर जगह नहीं दी जाती, क्यों? क्योंकि उसके पास सोशल वैल्यू की कमी है, उसके पास वो सोशल वैल्यू का ज्ञान नहीं है जो एक सोसाइटी के अंदर होनी चाहिए, इसलिए हम उसको सोसाइटी से बाहर रखते हैं। तो यानी एक सोशल व्यक्ति को एक सोसाइटी के अंदर रहने के लिए उसको सोशल वैल्यू का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। एक पर्सन है जिनका नाम है रॉबर्ट बिरस्टेट। तो उनके अनुसार जब किसी सोसाइटी में मेल या फीमेल, जब किसी सोसाइटी में मेल या फीमेल दूसरे लोगों से मिलते हैं या काम करते हैं या फिर बात करते हैं, तब सोशल वैल्यू ही है जो उनके बीच सोशल कनेक्शन को एस्टैब्लिश करता है। जैसे हम सभी यहाँ पे टीचर्स एक साथ काम कर रहे हैं, हमने, हमारे बीच कोई एग्रीमेंट नहीं है, हमारे बीच वही सोशल वैल्यू है जो हमको एक दूसरे से कनेक्ट करके रखे हुए। एक एग्जांपल देते हैं आपको। रोड पे बहुत सारी गाड़ियां आती है जाती हैं, लेकिन हम सामने से आती हुई गाड़ी के ड्राइवर की आंखों में देख के इस बात ये विश्वास कर लेते हैं कि आगे वाला ड्राइवर निकल जाएगा, हम भी निकल जाएंगे। यानी पूरे रोड पे आमने सामने की गाड़ियां बस आई कांटेक्ट से चल रही है, एक विश्वास से चल रही है। तो हम जो कहीं भी, हम किसी भी मेल या फीमेल या हम सभी मिल के काम कर रहे हैं, हमारे बीच जो सोशल कनेक्शन ये एस्टैब्लिश किया है हमारा सोशल वैल्यू, और बिना सोशल वैल्यू के हम सोशल कनेक्शन को एस्टैब्लिश नहीं कर सकते। सोसाइटी में टाइम मैनेजमेंट को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। किसी भी सोसाइटी में टाइम मैनेजमेंट को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। पंक्चुअल पर्सन को सोसाइटी में सम्मानित पर्सन माना जाता है, जो पंक्चुअल होता है, सम्मान की नजरों से उसको देखा जाता है। समय से हर काम करने से हमारा मन और मस्तिष्क भी खुश रहता है। अब देखेंगे कि जितने भी ग्रेट पर्सन है, वो चाहे कोई भी हो, जैसे महात्मा गांधी हो गए, या फिर आज के अगर प्रेजेंट में देखें जैसे नरेंद्र मोदी है हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर, या फिर बिजनेसमैन में देखें तो मुकेश अंबानी है। ये सभी ग्रेट पर्सन है, ये अलग अलग फील्ड में अपनी महानता को स्थापित किए हुए हैं। जैसे महात्मा गांधी, उनके अंदर लीडरशिप था। मुकेश अंबानी के पास लीडरशिप नहीं है, उसके अंदर बिजनेस करने का एक क्वालिटी है। लेकिन अगर ग्रेट पर्सन को, अगर हम सारे ग्रेट पर्सन में अगर कोई कॉमन प्रॉपर्टी या फिर कोई कॉमन उनका गुण देखे, कैरेक्टरिस्टिक, तो एक चीज मिलेगा, ऑल आर पंक्चुअल, सब समय के पाबंद। यानी कि एक चीज ये पता चलता है कि अगर हम टाइम मैनेजमेंट करते हैं तो हम किसी भी क्षेत्र में, किसी भी फील्ड में सक्सेस हो सकते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट सबसे जरूरी है। सोशल वैल्यू हमें उस टाइम मैनेजमेंट के बारे में सिखाएगा, टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताएगा। टाइम को इंपॉर्टेंस देने वाला पर्सन ऑलवेज सक्सेस होता है, ये वास्तविकता है, ये सभी कोई जानते हैं। क्योंकि सबके पास एक दिन के 24 घंटे ही होते हैं, और उस 24 घंटे को हमको कैसे मैनेज करना है, कैसे उसका मैनेजमेंट करना है, ये चीज हमारे सोशल वैल्यू के अंतर्गत आती है। और सोशल वैल्यू हमें इन सभी चीजों के बारे में बताता है। नेक्स्ट, सोशल वैल्यू के बाद है कल्चरल वैल्यू। थोड़ा सा इस पे हम डीपली डिस्कस करेंगे कल्चरल वैल्यू पे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कल्चर क्या है। तो कल्चर किसी सोसाइटी की आइडेंटिटी होती है। किसी भी सोसाइटी की जो आइडेंटिटी होती है वो होती है उसकी कल्चर। कल्चर के बिना किसी सोसाइटी का कोई अस्तित्व नहीं है, कोई पहचान नहीं।
यह उसके रहन सहन, उसके खान पान, विधि रीति रिवाज, उसके आर्ट्स, उसके सिंगिंग, उसके लैंग्वेज पे डिफर हो सकता है। रिलीजन, हर एक कल्चर का रिलीजन अलग हो सकता है, उनके आइडियल्स अलग हो सकते हैं, उनके बिलीफ अलग हो सकते हैं, उनके विश्वास अलग हो सकते हैं। एजुकेशन पे इसका कोई इफेक्ट है कि नहीं? तो इसका इफेक्ट है, एजुकेशन पे इसका बहुत इफेक्ट है। किसी भी सोसाइटी का जो कल्चरल वैल्यू होगा उस सोसाइटी के, और उस सोशल वैल्यू या फिर उस सोसाइटी के एजुकेशन पे इफेक्ट जरूर, क्योंकि विदाउट कल्चर कोई सोशल या फिर कोई सोसाइटी का निर्माण नहीं हो सकता। जिस समाज का कल्चर, जैसे हम देखते हैं तो कल्चर मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है आध्यात्मिक कल्चर। तो आध्यात्मिक कल्चर में एजुकेशन, किस एजुकेशन को महत्व दी जाती है? तो आध्यात्मिक कल्चर में ये सिखाया जाता है कि हम कैसे सूक्ष्म की ओर जाए, यानी कैसे हम अपनी जरूरतों को समेटते हुए, अपने लालच को कम करते हुए और संतुष्टि की ओर, सेटिस्फैक्शन की ओर जाए। ये हमारा होता है आध्यात्मिक कल्चर, स्पिरिचुअल कल्चर। और एक कल्चर और होता है फिजिकल, जिसको भौतिकवाद कल्चर बोलते हैं। तो भौतिकवाद कल्चर जो होता है ना, उसमें एजुकेशन कंपटीशन बेस्ड होता है। जैसे हमारे देश में सबसे ज्यादा अगर देखें तो हमारे देश में आध्यात्मिक कल्चर का ज्यादा जोर दिया जाता है, आध्यात्मिक कल्चर पे। भौतिकवाद कल्चर जो होता है ना, वो प्रतियोगिता होता है। उसमें एजुकेशन प्रतियोगिता, कंपटीशन के बेस में होता है। उसमें आपको हर किसी के ऊपर जाना होता है, हर किसी सक्सेस के लिए। कल्चर जो होता है हमें देश की परिस्थितियों, समाज और समय की धारा के अनुरूप चलने की शिक्षा भी देता है। यानी कि कल्चर के बेस पे ही हम ये डिसाइड करते हैं कि हमारी परिस्थितियां, हमारी समाज और हमारे समाज की धारा किस अनुरूप है, और उसके अनुसार हम अपने देश की सेवा कर सकते हैं। एक पर्सन है एडवर्ड बी टायलर, उनकी कुछ लाइनें हैं। कल्चर इज दैट कॉम्प्लेक्स होल विच इंक्लूड्स नॉलेज, बिलीफ, आर्ट, मोरल, लॉ, कस्टम एंड अदर कैपेबिलिटी एंड हैबिट एक्वायर्ड बाय ए मैन, ए मेंबर ऑफ सोसाइटी। यानी किसी सोसाइटी, किसी समाज के किसी मेंबर द्वारा उसके नॉलेज, उसके बिलीफ या फिर उसके आर्ट, मोरल, लॉ या कस्टम या फिर कोई अदर कैपेबिलिटी या फिर उसकी जो हैबिट होती है, वही उसका क्या होता है? कल्चर होता है। और हमारा कल्चर हमें एक पहचान देता है, और हमारा कल्चर हमें आगे बढ़ा सकता है, हमारा कल्चर हमें सक्सेस कर सकता है। देखिए होता क्या है कि हम कभी ऐसा सोच लेते हैं कि हम अपने कल्चर से निकल के किसी दूसरे कल्चर के थ्रू हम सक्सेस पा सकते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि कल्चर जो होता है ना, वो वैरी करता है प्लेस टू प्लेस। मैंने यहाँ पे एक चीज नोटिस किया है, ये सही से दिख रहा है, वैरी विद प्लेस एंड टाइम एंड प्लेस। टाइम एंड प्लेस, वैरी विद टाइम एंड प्लेस। यानी कल्चर जो होता है ना, समय के साथ और प्लेस के साथ वैरी करता है। अगर हम चाहे कि हम अपने कल्चर से हटके और सक्सेस प्राप्त कर सके, तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि आप जिस प्लेस पे हैं उस प्लेस का कल्चर ही आपको सक्सेस की ओर अग्रसर करेगा। तो कल्चरल वैल्यू, स्टूडेंट के अंदर कल्चरल वैल्यू को समझाना बहुत जरूरी है, और आज के स्टूडेंट कल्चरल वैल्यू को भूलते जा रहे हैं, और मॉडर्न कल्चर को ज्यादा वो लोग इंपॉर्टेंस देते हैं। ऐसा नहीं है कि अदर कंट्रीज के जो कल्चर्स हैं वो सही नहीं है, नहीं, अदर कंट्री के कल्चर सही है, लेकिन कल्चर, मैंने जैसे आपको फिर से एक बात बोलते हैं कि कल्चर जो होता है ना, वो प्लेस पे बेस करता है। यानी प्लेस पे उसका देखा जाता है कि किस जगह का कल्चर कैसा है। अब हम यहाँ पे रह के अगर मॉडर्न कल्चर को अपना लेते हैं अगर टोटली, तो सक्सेस होना इम्पॉसिबल है। अगर हम इंडिया में हैं तो हमको यहाँ का ही कल्चर जो है वो सक्सेस करा सकता है। तो कल्चरल वैल्यू, हम अपने स्टूडेंटों में कल्चरल वैल्यू को ज़्यादा बढ़ावा दें और उनको बताएं अपने इंडिया के कल्चर को, और उनको समझाएं इस बात को कि कैसे हम अपने कल्चर वैल्यू को समझ सकते हैं, जो और कैसे वो कल्चरल वैल्यू उसको सक्सेस की ओर लेके जाएगी। नेक्स्ट है हमारा
दो वैल्यू है, ग्लोबल वैल्यू एंड इंडिविजुअल वैल्यू। तो सबसे पहले बात करते हैं हम ग्लोबल वैल्यू की। तो ग्लोबल वैल्यू के बात करने से पहले मैं आपको एक और बात बताऊंगा कि आज से बहुत साल पहले योग जो था, योगा, वो हमारे इंडिया भारत में ही होता था और यहाँ के लोग योग करते थे योगा। फिर वो उसका ग्लोबलाइजेशन हो गया, अब पूरी दुनिया उसको मानती है, अब पूरी दुनिया उसको मानती है। और मुझे लगता है कि एक डे भी है, योगा डे, 21 जून आई थिंक, हाँ। तो जिसको पूरी दुनिया आज मानती है, वो कुछ साल पहले जो है वो सिर्फ भारत का ही था और भारत के लोग ही उस पर विश्वास करते थे, बिलीव करते थे। लेकिन उसके महत्व को देखते हुए पूरी दुनिया ने उसके महत्व को समझा। तो हमको स्टूडेंट को ग्लोबल वैल्यू भी बताना जरूरी है, क्योंकि ग्लोबल वैल्यू जो होगा वे वैल्यू है जो किसी पर्सन के प्रत्येक पक्ष पर प्रभाव डालने में सक्षम होता है, एक पर्सन को सक्सेस होने के लिए मोटिवेट करता है ग्लोबल वैल्यू। क्योंकि ग्लोबल वैल्यू रहेगा, किसी स्टूडेंट को अगर ग्लोबल वैल्यू का ज्ञान रहेगा, उसको तो पता रहेगा कि वो ग्लोबल वैल्यू यानी वो पूरी दुनिया के स्तर पे, ग्लोबलाइजेशन यानी पूरी दुनिया के स्तर पे वो कहाँ जा सकता है, क्या कर सकता है। तो ग्लोबल वैल्यू का होना भी बहुत जरूरी है। ग्लोबल वैल्यू जो है ना, वो किसी स्टूडेंट को विकास के चरम सीमा पे लेके जाएगा। एक होता है कि जैसे हम विकसित हो गए, हम सक्सेस हो गए अपने परिवार में, एक होता है कि हम अपने गांव में सक्सेस हो गए, एक होता है कि हम अपने डिस्ट्रिक्ट में सक्सेस हो गए, एक होता है कि हम अपने स्टेट में सक्सेस हो गए, फिर हमने अपने राष्ट्र को, अपने नेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हम सक्सेस की सीढ़ियों को देखें तो सक्सेस की सीढ़ियां शायद ऐसे ही चढ़ी जाती है कि हम अपने स्कूल में सक्सेस होते हैं, फिर स्कूल से बाहर निकलते हैं, ऐसे करके हम एक दिन अपने राष्ट्र और अपने नेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन ग्लोबल वैल्यू की मदद से, जब हम ग्लोबल वैल्यू का हमें ज्ञान रहेगा, ग्लोबल वैल्यू का एक और महत्व है, ग्लोबल वैल्यू हमारे अंदर बिना किसी भेदभाव और असमानता के एक दूसरे को समझने में मदद करता है। यानी ग्लोबल वैल्यू की मदद से, ग्लोबल वैल्यू के प्रभाव से स्टूडेंट के अंदर इक्वलिटी आएगी। वो सभी व्यक्ति या फिर किसी भी पर्सन को उसी नजर से देखेगा, एक ही नजर से देखेगा, चाहे वो किसी भी जात या फिर किसी भी धर्म का हो या फिर किसी भी देश का। यानी ग्लोबल वैल्यू जो है वो इक्वलिटी, स्टूडेंट के अंदर इक्वलिटी जो है, इक्वलिटी के थॉट को इंप्रूव करता है। इंडिविजुअल वैल्यू जो है, ऐसे ही पता चला इंडिविजुअल वैल्यू है तो वो व्यक्तिगत ही होगा, खुद का होगा। इन सभी सोशल वैल्यू, कल्चर वैल्यू और ग्लोबल वैल्यू के साथ साथ स्टूडेंट को अपने इंडिविजुअल वैल्यू को भी समझना बहुत जरूरी है। और मैं तो सोचता हूं कि सबसे पहला जरूरी काम यही होना चाहिए, अपने इंडिविजुअल वैल्यू को समझना। क्योंकि सबसे पहले हम खुद को समझेंगे तभी हम बाकी सभी चीजों को समझ सकते हैं। इंडिविजुअल वैल्यू पर्सन के पर्सनालिटी को बेहतर बनाने में हेल्प करता है। इंडिविजुअल वैल्यू का ज्ञान, इंडिविजुअल वैल्यू अगर स्टूडेंट को बताते हैं तो स्टूडेंट के अंदर उसको अपने खुद की पर्सनालिटी को डेवलप करने और अपने खुद की पर्सनालिटी को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। क्योंकि हम जानते हैं कि हर एक पर्सन चाहता है कि वो सोसाइटी में एक अलग पहचान बनाए, सोसाइटी में उसकी एक पहचान हो, सोसाइटी में उसको लोग पहचाने। और इस पहचान को बनाने के लिए उस पर्सन के अंदर इंडिविजुअल वैल्यू का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि इंडिविजुअल वैल्यू ही आपको इस भीड़ में किनारे पे लाके और इस भीड़ में आपको एक ऐसे पोजीशन पे खड़ा करेगी जहां से लोग आपको पहचान सकते हैं। क्योंकि इस भीड़ में आप खो जाएंगे, इतनी भीड़ है
इतने लोग हैं कि आप सक्सेस होने के लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा और वो सक्सेस आपको अपने अंदर लाना पड़ेगा। आपके अंदर इंडिविजुअल वैल्यू जब तक आएगी नहीं तब तक आपकी पहचान अलग से कोई नहीं कर सकता। तो इंडिविजुअल वैल्यू पर्सन को यह दिखाता है कि जिससे वो एक सम्मानजनक पहचान सोसाइटी में बना सके। इंडिविजुअल वैल्यू हमारे अंदर दूसरों की मदद की भावना प्रकट करता है। इंडिविजुअल वैल्यू हमें बड़ों की आदर और सोसाइटी में उनके इंपॉर्टेंस को समझाता है। इंडिविजुअल वैल्यू के होने से अगर स्टूडेंट में इंडिविजुअल वैल्यू का ज्ञान है तो वो विनम्र होगा, उसके अंदर ह्यूमैनिटी होगी, वो बड़ों का आदर करेगा, अपनी भावनाओं को किसी दूसरे के सामने सहज रूप से प्रकट कर पाएगा, हमें बड़ों का आदर करेगा, अपने टीचर्स का रेस्पेक्ट करेगा। ठीक है, इंडिविजुअल वैल्यू की वजह से हम ये देखते हैं कि हमारे देश में और खासकर बिहार में लड़कों में इस चीज की कमी होती है इंडिविजुअल वैल्यू की, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं ना, अपने विचारों को अपने पेरेंट्स के सामने प्रकट नहीं कर पाते, जिससे वो सक्सेस नहीं हो पाते। आई थिंक अगर मैं अपनी ही कहानी बोलूँ तो मैं खुद की भी कहानी ये बोल सकता हूँ कि जब मैं छोटा था तो मेरे पेरेंट्स का मतलब कि पापा के आने के बाद हम लोग के घर में एकदम से शांति सी छा जाती थी, जैसे लगता था कि मतलब कोई सर्जिकल स्ट्राइक होने वाला है, और हम लोग उनके ना रहने से बहुत खुश रहते थे। तो ऐसा एक माहौल था, इतने मेरे फादर स्ट्रिक्ट थे कि उनके आने से हम लोग को डर लगता था, हम लोग कॉपी किताब लेके बैठ जाते थे पढ़ने के लिए। बट आई थिंक अब मैं सोचता हूँ कि वो जमाना कुछ और था, लेकिन आज के जमाने में एक लड़के के अंदर इंडिविजुअल वैल्यू का होना जरूरी है ताकि वो अपनी बातों को रख सके। कभी कभी होता है कि इंडिविजुअल वैल्यू की कमी के कारण बच्चा अपनी मन की बातों को अपने अंदर ही दबा के रह जाता है और जिससे वो सक्सेस नहीं हो पाता, और हम सोचते हैं कि वो बच्चा जो है वो जानबूझ के या फिर उसके अंदर कोई कमियां रह गई है। तो इंडिविजुअल वैल्यू स्टूडेंट के अंदर हम इतना रखें ताकि वो एकदम सही रूप से बिना किसी निसंकोच और बिना किसी डर के अपनी भावनाओं को किसी के सामने भी प्रकट कर सके। और जैसा कि मैंने बता दिया कि हम सभी चाहते हैं कि हमारी एक अलग पहचान बने हम सोसाइटी में, जो कि इंडिविजुअल वैल्यू आपको हेल्प करेगा, और बिना इंडिविजुअल वैल्यू के हम अपनी पहचान नहीं बना सकते। नेक्स्ट सर, स्पिरिचुअल वैल्यू। चलिए, स्पिरिचुअल वैल्यू आध्यात्मिक मूल्य है ये, और इसका सीधे वास्ता अध्यात्म से है। हम देखें तो आज के जमाने में जो मनुष्य है वो अत्यधिक भौतिकवाद और लालची हो गया है। हम सभी चाहते हैं कि हम सभी किसी ना किसी तरह से भौतिकवाद की तरफ ही बढ़ रहे हैं। हमको हर चीज जो है वो क्या चाहिए, ऐसा चाहिए जो हमारे टाइम को कम करे, आरामदेह हो, और पैसे कमाने की लालच बुरी नहीं है, लालच होनी चाहिए, सक्सेस होने का लालच होना चाहिए, हाँ पैसे कमाने का भी लालच होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि हम अपने कल्चर, सोशल वैल्यू इन सभी को भूलते हुए और इतने ज़्यादा भौतिकवाद और लालची हो जाए कि हम बलिदान, त्याग, संतोष, सेटिस्फैक्शन इन सभी से दूर हो जाए। सेटिस्फैक्शन बहुत जरूरी है, सेटिस्फैक्शन बहुत जरूरी है, क्योंकि सेटिस्फैक्शन आपके अंदर की क्षमता को, आपको आंतरिक मजबूती देता है। जब हम किसी चीज से सेटिस्फाइड हो जाते हैं तो हमारा जो आंतरिक खुशी होती है वो बढ़ जाती है और वो हमें आंतरिक रूप से मजबूत करता है। लेकिन आज के जमाने में ऐसी कोई भी चीज नहीं है, हमारे डिक्शनरी से ही गायब हो गए हैं ये सभी शब्द, जैसे बलिदान, त्याग, संतोष, ये सभी। मॉडर्न कल्चर हमारी बढ़ती जरूरतों ने, मॉडर्न कल्चर ने और इस बढ़ती जरूरतों ने हमारे आध्यात्मिक चेतना को भी खत्म कर दिया है। पैसा कमाने और वीआईपी लाइफ स्टाइल जीवन का परम लक्ष्य बन गया है। हम सभी ने अपना ये गोल फिक्स कर लिया है कि हमको एक दिन बहुत ज्यादा पैसा कमाना है और अपनी लाइफ स्टाइल को वीआईपी बनाना है। जो हमारे
आध्यात्मिक चेतना को पूरी तरह से खत्म कर दे। जीवन का परम, वैसे यह अवधारणा गलत नहीं है कि हम इसकी प्राप्ति के लिए अन्य एजुकेशन वैल्यू को भूलते जा रहे हैं। स्पिरिचुअल वैल्यू की कमी के कारण हम इतने लालची बन गए हैं कि हम अपने प्रकृति को बहुत नुकसान दे रहे हैं। सीधे हम स्पिरिचुअल वैल्यू का सीधे करते हैं। स्पिरिचुअल वैल्यू जो होता है, एक मिनट, पहला मेरा टॉपिक है, ये प्रमोट करता है कंजर्वेशन एंड ट्रांसफॉर्म आवर कंज्यूमरिस्टिक अप्रोच। ये कंजर्वेशन को प्रमोट करता है। कंजर्वेशन का मतलब होता है कि संरक्षण। स्पिरिचुअल वैल्यू हमें हर चीज को संरक्षित करने का, हमारे पास प्रकृति में, हमारे पास नेचर का दिया हुआ, हमारे पास बहुत कुछ है जो हमारे आगे वाली पीढ़ी के लिए भी जरूरी है, लेकिन स्पिरिचुअल वैल्यू की कमी के कारण हम उस चीज को बर्बाद कर रहे हैं और उस चीज का बेवजह इस्तेमाल कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने लाइफ स्टाइल को सही बनाने के लिए। और ये चीज आगे चल के आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत खतरनाक साबित होने वाली है और आने वाली पीढ़ी इस चीज के लिए आपको दोषी ठहराएगी। तो हमें स्टूडेंट के अंदर वो स्पिरिचुअल वैल्यू देना है, वो स्पिरिचुअल वैल्यू उत्पन्न करना है, जिससे वो अपने अपनी जरूरतों को कैसे मिनिमाइज कर सके। मैं ये नहीं कर रहा है कि हम अपनी जरूरतों को इतना ज्यादा मिनिमाइज कर दें कि हम अपने काम को और हम अपने सक्सेस से पीछे आ जाए, नहीं, बिल्कुल नहीं। स्पिरिचुअल वैल्यू आपको वो रास्ता दिखाएगा जिस रास्ते से आप अपनी जरूरतों को मिनिमाइज करते हुए सक्सेस तक पहुंच सके। ये आपकी रास्ता को रोकेगा नहीं। स्पिरिचुअल वैल्यू आपको आपके सक्सेस तक पहुंचने के लिए ये बाधा नहीं बनेगा। ये आपको एक ऐसा रास्ता दिखाएगा जो रास्ता, जिस रास्ते से आप चलते हुए अपनी जरूरतों को कस्टमाइज करते हुए, अपनी जरूरतों को कम करते हुए उस सक्सेस की सीढ़ी तक और उस सक्सेस तक पहुंच सके। तो कंजर्वेशन बहुत जरूरी है। विदाउट कंजर्वेशन हम आने वाले समय में बहुत दिक्कतें होंगी। तो नेचर को बचाने में हमारा स्पिरिचुअल वैल्यू सबसे ज्यादा सहायक है। मॉडर्न सिविलाइजेशन के कारण स्पिरिचुअल वैल्यू का लुप्त होना आरंभ है। हम करते क्या है, आज के स्टूडेंट करते क्या है, उनके अंदर स्पिरिचुअल वैल्यू की कमी कैसे हो गई और उनके अंदर स्पिरिचुअल वैल्यू क्यों नहीं डेवलप हो पा रहा है। आज के स्टूडेंट बुक्स नहीं पढ़ते, किताबें नहीं पढ़ते, और किताबें ना पढ़ने का ही कारण है कि उनके अंदर स्पिरिचुअल वैल्यू की कमी। वो सिर्फ डिजिटल रहना चाहते हैं। जरूरी है, डिजिटल से हम, हमारे पास बहुत सारे डिजिटल लाइफ से हमें बहुत सारी हेल्प मिलती है। डिजिटल है तो हमारे काम बहुत जल्दी हो जाते हैं, सही है। बट आज के स्टूडेंट इतने डिजिटल हो गए हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ उसी चीज को समझते हैं, किताबों को पढ़ना भूल गए। और स्पिरिचुअल वैल्यू के लिए किताबों का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज अब स्पिरिचुअल वैल्यू के लिए कोई आपको डिजिटल नहीं मिलेगा। आप पुराने किताबों में ढूंढेंगे तो आपको स्पिरिचुअल वैल्यू के सही ज्ञान मिलेंगे। तो हमें स्टूडेंट को ये बात बतानी पड़ेगी, हमें स्टूडेंट को इस बात के लिए प्रेरित करना पड़ेगा कि उन्हें आध्यात्मिक किताबें, जैसे किसी भी धर्म की, गीता हो गया या फिर महाभारत, कुरान या फिर बाइबल, वो किसी भी धर्म से है, उसे उसकी स्पिरिचुअल बुक पढ़नी चाहिए। स्पिरिचुअल बुक में वो सारे स्पिरिचुअल वैल्यू को डिस्कस किया गया है डीपली, जो उसको स्पिरिचुअल वैल्यू समझने में और नेचर को, प्रकृति को बचाने में हेल्प करेगा। सिविलाइजेशन, मॉडर्न सिविलाइजेशन की वजह से भी हमारे आज के युवा स्पिरिचुअल वैल्यू को भूलते जा रहे हैं। आज के युवा जो है वो, अधिकांश युवा जो नशे में चले जाते हैं,
ये भी स्पिरिचुअल वैल्यू की कमी के कारण। हमारा अगर हम देखें तो हमारा आध्यात्मिक किताबें जो भी है, हमारी आध्यात्मिक किताबें, वो सभी इन सभी चीज़ों को बुरा ठहराती हैं। नशा हो गया, या फिर अदर और चोरी, पाप, या फिर किसी को मारना, इन सभी चीज़ों को बुरा ठहराती है। लेकिन उन किताबों को ना पढ़ने के कारण, उन स्पिरिचुअल वैल्यू की कमी के कारण स्टूडेंट जो है वो गलत रास्ते पे जा रहा है। तो हमें चाहिए कि हमें स्टूडेंट के अंदर स्पिरिचुअल वैल्यू को कैसे भी हो डेवलप करना चाहिए, जिसके लिए उसको किताबें पढ़ने के लिए, आध्यात्मिक किताबें पढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए, या फिर जैसे भी हो हमें उनको उन आध्यात्मिक किताबों की खूबियों को बताना भी जरूरी है एक टीचर को, ताकि उनके अंदर सही स्पिरिचुअल वैल्यू हो सके। नेक्स्ट स्लाइड है एजुकेशन एंड इट्स टाइप। अब आते हैं, ये तो वैल्यू थे, ये हमारे कुछ मूल्य थे समाज में जिनको हमने डिस्कस किया वैल्यूज को, और ये वैल्यूज ही आज हमारे आज के ट्रेनिंग का मोटो यही था कि ये वैल्यू हम अपने स्टूडेंट के अंदर डेवलप करना है। हमें स्टूडेंट के हमने आपको इन सभी वैल्यू के बारे में बताया, इन सभी वैल्यू का महत्व बताया, और इन सभी वैल्यू को एजुकेशन से रिलेट करके बताया, और ये भी बताया कि ये सभी वैल्यू स्टूडेंट को कैसे बेनिफिट दे सकते हैं, कैसे उसको सक्सेस होने में हेल्प कर सकते हैं। अब थोड़ा सा बात करते हैं एजुकेशन एंड इट्स टाइप। हमारा जो एजुकेशन होता है वो और उसके टाइप्स। तो एजुकेशन इज मच अबाउट बिल्डिंग कैरेक्टर एज इक्विपाइंग स्पेसिफिक स्किल। एजुकेशन क्या है? तो एजुकेशन क्या है? एजुकेशन हम अपने कैरेक्टर को बिल्ड करते हैं, जो हम अपने कैरेक्टर को बिल्ड करते हैं वही, उसी को हम बोलते हैं कि वही क्या है, एजुकेशन है। यानी शिक्षा हमारे चरित्र को उजागर करती है। शिक्षा के बिना हमारा चरित्र जो है वो बिल्ड नहीं हो पाता है, हम अपने चरित्र को संवार नहीं पाते। एजुकेशन के टाइप्स की बात करें तो एजुकेशन 3 टाइप्स के हैं जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। एक है फॉर्मल एजुकेशन, एक है वैल्यू एजुकेशन, और तीसरा है वैल्यू बेस्ड एजुकेशन। तो फॉर्मल एजुकेशन पे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि फॉर्मल एजुकेशन क्या है। तो फॉर्मल एजुकेशन जो होता है ना वो सेल्फ रिलेटेड होता है, जिससे आप किसी पर्सन को, जैसे फॉर्मल एजुकेशन में किसी पर्सन को लिखना पढ़ना सिखा देना और सिखा के कोई नौकरी करने लायक यानी कोई जॉब करने लायक बना देना, जिससे वो अपना जीवन यापन सरवाइव कर सके, ये फॉर्मल एजुकेशन है। और आज से पहले जमाने में हम फॉर्मल एजुकेशन को ही सबसे ज्यादा बढ़ावा देते थे और हमारे देश में फॉर्मल एजुकेशन ही चलता था। आपको एक कहानी बताते हैं। आज से 50 साल पहले बुजुर्ग जो भी है वो बोलते हैं, उनके मुंह से मैंने सुना भी है ये बात, कि आज से 50 साल पहले डिफेंस में, इंडियन आर्मी में लोगों को पकड़ के ले जाया जाता था घर से। इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स गांव में आते थे और घूमते थे और देखते थे कि किसका कौन फिजिकली फिट है, जो पर्सन उसके घर से उसको पकड़ के लेके जाते थे, चलो डिफेंस में चलो, आर्मी में चलो। हाँ, जबरदस्ती नहीं, मतलब पेरेंट्स के अनुमति से। तो होता क्या था कि बुजुर्ग लोग कहते थे कि जब वो लोग आते थे ना तो हम लोग अपने बच्चों को घर में छिपा देते थे कि ताकि वो लोग देख ना पाए। यानी उस समय लोग डिफेंस में जाने से कतराते थे, जाना नहीं चाहते थे। फिर हुआ क्या, कुछ सालों बाद लोगों ने देखा कि जो लोग डिफेंस में हैं उनका लाइफ स्टाइल अच्छा है, वो लोग, उनको पैसे अच्छे मिल रहे हैं और वो अपना सर्वाइव आसानी से कर पा रहे हैं। तो लोगों के मन में इच्छा होगी कि काश हम भी डिफेंस में जाए, तो लोगों ने अपने मन से जाना स्टार्ट किया। आज वही डिफेंस में जाने के लिए लाखों फॉर्म भरे जाते हैं, फिर भी नहीं होता। यानी कहने का मतलब यह है कि किसी भी मनुष्य, किसी भी पर्सन के लाइफ में 3 फेजेज आते हैं, जिसको हम बोलते हैं इनिशियल फेज, मिडिल फेज एंड कॉम्पिटिटिव फेज। इनिशियल फेज में हम समझ नहीं पाते बातों को, मिडिल फेज में हम बातों को थोड़ा बहुत समझते हैं, जब वो कॉम्पिटिटिव फेज में पहुंचते हैं तब हमको लगता है कि नहीं, हमें ये चीज करनी चाहिए थी। तो उस समय जब पकड़ के लोगों को ले जाया जाता था तो लोग नहीं जाते थे,
आज किसी को पकड़ के नहीं ले जाता है डिफेंस। आज खुद लोग लाखों की संख्या में फॉर्म भरते हैं और लाखों की संख्या में स्टूडेंट और युवा मेहनत कर रहे हैं और उनका यही है सक्सेस, उनका यही मोटो है कि मेरा जैसे भी हो मैं डिफेंस में सेलेक्ट हो जाऊं। तो हमें स्टूडेंट के अंदर अगर स्टूडेंट को इनिशियल फेज में ही उस महत्व को बता दे, कॉम्पिटिटिव फेज के महत्व को, तो वो इनिशियल फेज से ही मेहनत करेगा तो उसके सक्सेस होने का चांस 100% है। लेकिन होता क्या है, एक स्टूडेंट के अंदर वो समझ, या फिर हम यूं कहें तो स्टूडेंट उस समय इनिशियल फेज में उस चीज को नहीं समझ पाता इनिशियल फेज में, लेकिन जब वही चीज कॉम्पिटिटिव फेज में पहुंचता है तो स्टूडेंट को इस बात का एहसास होता है कि ये हमारे लिए बहुत जरूरी था। तो फॉर्मल एजुकेशन सिर्फ इतना ही है, वो सेल्फ रिलेटेड एजुकेशन है जो लोगों को पढ़ना लिखना सिखा दे और एक जॉब के लिए इतना लायक बना दे, वो है फॉर्मल एजुकेशन। लेकिन आज का जमाना कॉम्पिटिटिव फेज में है तो फॉर्मल एजुकेशन यहाँ पे वैल्यूएबल नहीं। अगर हम फॉर्मल एजुकेशन देते हैं तो फॉर्मल एजुकेशन की मदद से आज के स्टूडेंट में कोई डेवलपमेंट और आज का स्टूडेंट कोई सक्सेस नहीं हो पाएगा। फिर है दूसरा वैल्यू एजुकेशन, जो हमारा आज का ट्रेनिंग का टॉपिक ही था, जिसमें हमने बहुत सारा डिस्कस किया कि वैल्यू एजुकेशन क्या है। तो वैल्यू एजुकेशन बहुत जरूरी है। वैल्यू एजुकेशन होता क्या है, तो वैल्यू एजुकेशन जो होता है ना, ये एक ऐसा एजुकेशन होता है जिसमें हम बातों को, चीजों को इंस्ट्रूमेंट के साथ समझाते हैं विद प्रैक्टिकली। अब थोड़ा सा मतलब दूसरे दृष्टिकोण से वैल्यू एजुकेशन को देखते हैं। हमने पहले वैल्यू एजुकेशन के बारे में बताया, महत्व बताया, कुछ वैल्यूज बताए। अब वैल्यू एजुकेशन को हम कैसे प्रोवाइड करेंगे, यानी स्टूडेंट को कैसे प्रोवाइड करेंगे, कैसे पता चलेगा कि स्टूडेंट को हमको या फिर वैल्यू एजुकेशन को स्टूडेंट को देना कैसे है। तो वैल्यू एजुकेशन को हम कैसे दे सकते हैं, तो हम ऐसा एजुकेशन दें जिसमें हम इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करें, जिसमें हम प्रैक्टिकली करें, यानी बच्चों को हर एक चीज प्रैक्टिकली बताएं। वो चाहे कोई भी चीज हो, अगर हम किसी सोसाइटी की चीजें बता रहे हैं, कोई ऐसा हम टॉपिक बता रहे हैं जो सोशल से रिलेटेड है, तो उसको भी हम एक्सपेरिमेंटली बताएं किसी एग्जाम्पल के साथ, ताकि बच्चा उस चीज को बेहतर समझ सके। ही टीच राइट और रॉन्ग, हम बच्चों को वैल्यू एजुकेशन जो है बच्चों को सही और गलत बताता है, यानी सही चीजों और गलत चीजों के बीच का फर्क बताता है, और वो भी एक्सपेरिमेंटली। तो हम बच्चों को किसी भी चीज का सही या गलत जो भी बताए कि ये चीजें सही है या फिर ये चीजें गलत है, तो हम उसको एक्सपेरिमेंटली इस बात को समझाएं ताकि वो समझ सके कि हाँ ये चीज हमारे लिए गलत है, और ये हमने देखा कि हाँ ये चीज हमारे लिए गलत है। और कोई अगर चीज सही है तो स्टूडेंट को ये बात बताए कि ये चीज सही है, और उसको दिखाएं कि देखो ये चीज सही है और इसका इफेक्ट भी सही है। ये हुआ वैल्यू एजुकेशन। वैल्यू एजुकेशन से बच्चे इंटरेस्टिंग भी होते हैं पढ़ने में। फॉर्मल एजुकेशन के कंपेयर में वैल्यू एजुकेशन बहुत अच्छा है। वैल्यू एजुकेशन में स्टूडेंट जो होंगे वो इंटरेस्ट भी लेते हैं, प्रैक्टिकली समझते हैं बातों को। एक होता है थ्योरी समझ लेना और एक होता है प्रैक्टिकली बातों को समझना। प्रैक्टिकली बातें जो होती है ना वो आसानी से समझ में आती है। एक बात बताते हैं, आज के स्टूडेंट में ये जो है ना वैल्यू एजुकेशन की कमी है। और करते क्या है, जैसे मैं अपने जमाने की बात कर रहा हूँ, जब मैं क्लास 10th में था, तो अगर मेरा एक मैथ का क्वेश्चन अगर नहीं बनता था, कोई क्वेश्चन में डाउट हो जाता था, तो मैं 4-4 किताबें उलाट देता था और ढूंढने के लिए कि किसी किताब में एग्जाम्पल में ये मिल जाए, ताकि हमको थोड़ा सा हेल्प मिल जाए बनाने के लिए। इससे होता क्या था, इससे होता था कि समय ज़्यादा लगता था, मुझे बैठना पड़ता था, टाइम देना पड़ता था, और 4 किताबें खोलने से बहुत सारी बातें सामने आ जाती थी। आज का युवा, आज का स्टूडेंट क्या करता है, अगर उसका एक डाउट है वो सीधे फोन उठाता है और फोन से उस डाउट का सॉल्यूशन ढूंढता है, और सॉल्यूशन ढूंढ के निश्चित हो जाता है। उसने ढूंढा ही नहीं, उसने वो मेहनत ही नहीं की, उसको आसानी से मिल गया, उसको उसका सॉल्यूशन आसानी से मिल गया। और जब किसी चीज का सॉल्यूशन आसानी से मिल जाएगा ना, हम उस चीज को भूल जाएंगे। और हम क्या करते थे अपने जमाने, जब 4 किताबें उलाट के और जब 5वीं किताब में वो क्वेश्चन मिल जाता था, तो उसी समय उसको इतना रट जाते थे कि नेक्स्ट टाइम हमको फिर से 5 किताबें ना उलाटनी। लेकिन आज ऐसा नहीं है। स्टूडेंट को तुरंत इंस्टेंट मिलेगा
आंसर, जिससे कि वो मेहनत करने से कतराने लगेगा। तो वैल्यू एजुकेशन में हमको स्टूडेंट को ये बात बतानी है कि कैसे कैसे वो मेहनत करे और कैसे वो टाइम दे। उसके बाद से वैल्यू बेस्ड एजुकेशन। तो वैल्यू एजुकेशन और वैल्यू बेस्ड एजुकेशन में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। हाँ, थोड़ा सा वैल्यू बेस्ड एजुकेशन जो है वैल्यू एजुकेशन से हाई लेवल का हो गया। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम किसी भी चीज़ को एजुकेशन के स्टूडेंट हम इसमें इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटीज एंड इन्वायरमेंटल एजुकेशन, जैसे हमारा जो इन्वायरमेंटल एजुकेशन है, जो बायोडाइवर्सिटीज है, इकोलॉजी, हम जानते हैं कि हमारे इन्वायरमेंट में जितनी भी चीज़ें हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड है और इन्वायरमेंट में हर एक चीज़ें एक दूसरे का कम्प्लीमेंट्री है। अगर हम किसी चीज़ को अगर अपने इन्वायरमेंट से बाहर कर देते हैं, अपने इन्वायरमेंट से हटा देते हैं, तो उसका इफेक्ट सीधे पड़ेगा हम पे, सब पे पड़ेगा। तो हमारे जितने भी इन्वायरमेंट में जो भी चीज़ें हैं वो हम एक दूसरे से लिंक है, हमें एक दूसरे का ख्याल रखना पड़ेगा। और जब हम एक दूसरे का ख्याल नहीं रखेंगे, हमारा बायोडाइवर्सिटी, हमारा जो सिस्टम है, ये सिस्टम खराब हो जाएगा और जिसकी वजह से उसका सीधा प्रभाव हमारे ऊपर पड़ेगा, हम पे ही नहीं, इस धरती पर रहने वाले सारे जीवों पे उस चीज़ का प्रभाव पड़ेगा, इवन हमारे इन्वायरमेंट पे भी उसका प्रभाव पड़ेगा। तो वैल्यू बेस्ड एजुकेशन जो है ये पर्सनल फुलफिलमेंट और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी बताता है कि स्टूडेंट के अंदर उसके पर्सनल क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सोशल के अकॉर्डिंग उसको क्या करना है, यानी वो कैसे अपने सोसाइटी को आगे लेके जा सकता है। कोई भी पर्सन अगर सक्सेस होता है तो इंडिविजुअली सक्सेस के साथ साथ उस पर्सन को ये भी सोचना चाहिए कि अगर हम इंडिविजुअल सक्सेस है तो हम अपने सोसाइटी को भी सक्सेस करा सकते हैं। सबसे जरूरी है, जब सोसाइटी, अगर आप अपने सोसाइटी को सक्सेस की ओर लेके जाएंगे, अगर ऐसा करते हैं तो एक दिन हमारा पूरा देश जाएगा डेवलपमेंट की ओर। अगर हम केवल इंडिविजुअल सक्सेस की ओर ही भागे और इंडिविजुअल सक्सेस के बारे में सोचे कि नहीं हमको सिर्फ सक्सेस हो जाना है और कोई बात नहीं, तो हम अपने देश के लिए कुछ नहीं कर रहे, हम अपने कंट्री के लिए कुछ नहीं कर रहे। कंट्री के लिए करने के लिए हमें पूरी तरह से सोचना पड़ेगा कि हम अपने साथ साथ अपने सोसाइटी को भी सक्सेस कर सके और अपने सोसाइटी को भी विकसित करने में हेल्प करें। वैल्यू बेस्ड एजुकेशन हमें इन सभी बातों से ही अवगत कराता है। तो हमारा आज का टॉपिक था जो वैल्यू एजुकेशन। आई थिंक कि आप सभी को अच्छा लगा होगा और ये मेरा पहला ट्रेनिंग था और मैं आपसे एक बार और बोलता हूँ कि जो गलती हुई हो उसके लिए माफ कीजिएगा, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा ये सीबीएसई इन हाउस ट्रेनिंग में और मैं फिर से अपने विद्यालय आरबीटी विद्यालय को धन्यवाद दूंगा और हमारे माननीय प्रिंसिपल सर मिस्टर मुकेश मिश्रा जी को भी धन्यवाद दूंगा जिन्होंने मुझे ये अवसर प्रदान किया ताकि मैं अपने विचारों को आपके सामने व्यक्त कर सकूं।